1, 2, 3, come on. शरीफ सर, the commerce guru। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शरीफ सर द कॉमर्स गुरु में। बच्चों, हम लोग बीएसटी का चैप्टर 2 कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि ये पार्ट 4 है। आज हम लोग करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। आइए थोड़ा F.W. टेलर के बारे में हम लोग जानते हैं। F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है। इनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था 1856 यानी 1856 में। ये मैकेनिकल इंजीनियर के ग्रेजुएट हुए 1883 में। सबसे पहले समझते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के हर क्षेत्र में, हर एरिया में साइंस का यानी कि इस्तेमाल होना। टू अप्लाई साइंस टूल्स मेथड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड आउटपुट, यानी कि जितने भी टूल्स होंगे वो साइंटिफिक टूल्स होंगे, आधुनिक टूल्स होंगे, और ऑर्डर और क्षमता बढ़ाने के लिए नए साइंटिफिक तरीके अपनाए जाएंगे। उत्पादन को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो पहला प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ ए थंब। इसमें कहा गया है देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब। मतलब कि हम जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो साइंटिफिक तरीके से काम किया जाएगा। जो भी ऑर्डर लिया जाएगा वो साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके उस पर काम किया जाएगा। पुराना रूल जो था, ट्रेडिशनल रूल जो है था, ओल्ड रूल ऑफ थंब जो है, उसको नहीं अडॉप्ट किया जाएगा और नए तरीके साइंटिफिक तरीके से हम जो भी काम करेंगे उसको अप्लाई करेंगे। We should be constantly experimenting to develop new techniques which make the work much simpler, easier and quicker। हम नए नए तरीके का टेक्निक डेवलप करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके ऊपर में, और जिससे हमारा काम करने का जो तरीका है वो आसान हो जाए और हम जल्दी से जल्दी अपने काम को पूर्ण कर पाएँ। ऐसे नए नए तकनीकों का हम लोग रिसर्च करेंगे, उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क इन ए ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। इस प्रिंसिपल के आधार पर यह कहा गया है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ का जो काम करने का जो माहौल होगा वो एक दूसरे को सहायता करके समझ करके, ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो और जिसके वजह से उत्पादन क्षमता हो बढ़ जाए। हम एक दूसरे को सहायता करें, एक दूसरे को समझें और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। यहाँ पे कहा गया कि आप व्यक्तिगत रूप को ना देख करके हम एक दूसरे को सहायता करके यहाँ पे काम करें। इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी, यानी कि प्रिंसिपल हार्मनी का ही अगला रूप है ये। नॉट डिस्कॉर्ड वेयर दैट कंस्ट्रक्टिव सेशन ऑफ वर्कर्स शुड बी अडॉप्टेड एंड दे शुड नॉट गो ऑन ए स्ट्राइक एज बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स से रिस्पॉन्सिबली एंड परफॉर्म टुगेदर। यहाँ कहा गया कि अगर वर्कर्स की अगर हमें सलाह की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली हम उनकी सलाह को लें, ताकि उनके सलाह को मान करके हम आगे की तरफ सोचें। ऐसा उनको कभी फील नहीं होना चाहिए कि उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसके वजह से उनकी बातों को कोई नहीं सुनता है और वो स्ट्राइक पे जाने की बात करे। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, और जिसके वजह से क्या, अगर हम उनकी बातों को ध्यान में रखते हैं तो उनको अच्छा लगता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ हम आसानी से बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें बताया गया है कि हम
साइंटिफिक मैनेजमेंट के आधार पे प्रत्येक जो एम्प्लॉइज़ है उसकी कुशलता के आधार पर उसको हम उसके वर्क को एनालाइज करें, उसको वर्क को असाइन करें और उसको हम उसके आधार पे उससे हम काम लें, ताकि उसका जो उसके जो टेक्निकल्स कह सकते हैं, जो टेक्निकल उसका एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे हम अधिक से अधिक उत्पादन की तरफ हम बढ़ सकें। साथ ही साथ हमें इस प्रिंसिपल के आधार पे टेलर ने ये कहा है क्या कि हम जो इस आधार पे जो हम मज़दूरों को हम लेते हैं तो उसके एबिलिटी के आधार पे उसको श्रमिक भी देना चाहिए। ज़्यादा वो टेक्निकल है, ज़्यादा वो एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा एलिजिबिलिटी उसके आधार पे होती है, कम है तो कम लो उसकी सैलरी हो गई। इसके आधार पे होता ये है कि मज़दूर जिसको कम टेक्निकल नॉलेज है वो अधिक से अधिक काम करने की तरफ बढ़ता है, और साथ में जो अधिक एक्सपीरियंस है और उसको ज़्यादा मिलता है तो वो और अच्छे से काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक्साइटेड होता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अभी हमने करा साइंटिफिक मैनेजमेंट और उन्हीं के द्वारा बताया गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में किस तरह से साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके तहत इन्होंने बताया कि फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट में बांट देना चाहिए। पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इससे होगा क्या कि वर्कर्स जो है वो फ्री ऑफ माइंड होकर के काम करेंगे, उनके ऊपर में वर्किंग लोड कम होगा और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। और उन 2 डिपार्टमेंट जो कि प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको भी 4-4 भागों में बांट देना चाहिए, जिससे वर्क और आसानी से होने लगे और स्मूथली से होने लगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि हमें शुरुआत से ही हमें हाई क्वालिटी के टूल्स, इक्विपमेंट और मशीन इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड हो वो हाई लेवल का हो, जिससे कस्टमर आसानी से और इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर में विश्वास कर ले और हम कस्टमर की लॉयल्टी को प्राप्त कर लें। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस ए गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स साइज, शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। साफ साफ बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमारे फिक्स साइज़ के अनुसार, शेप या कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार नहीं बने तो हमें उसको एलिमिनेट करना चाहिए, हटा देना चाहिए। दूसरा है टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट्स जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो हम आसानी से दूसरे डिपार्टमेंट से या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ले करके हम उस प्रोडक्ट को बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हमें वस्तुओं को ऊपर में अच्छी स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना चाहिए। टू सेटअप है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, हमें लगातार उसके ऊपर में काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब बताया गया है कि अगर मान लिए कि हम एक ही प्रोडक्ट के कई वैरायटीज़ बनाते हैं तो हमें मल्टीपल वैरायटी बनाने से अच्छा है कि हम कम वैरायटीज़ बनाएं और उसकी क्वालिटी अच्छी रखे, उसका स्टैंडर्ड अच्छा रहे। इससे ये होगा कि मल्टीपल वैरायटी में जो होता है वो वेस्टेज ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जबकि उसी प्रोडक्ट के, उसी ऑर्गेनाइजेशन के कम वैरायटी रहेंगे तो हम उसका स्टैंडर्ड या क्वालिटी जो है उसका बेहतर रख पाएंगे। नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। इसके तहत में बताया गया कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच का जो संबंध है वो बेहतर रहना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, जिससे हम या फिर वर्कर जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोट हो सके और लॉयल्टी जो है वो हम उनकी जीत सके और वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हो सके। इससे होता ये है कि वर्कर की वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कोई भी ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं होता है और वो अच्छे तरीके से काम करते हैं।
इससे इसका ऑब्जेक्टिव ये है मेंटल रेवोल्यूशन का। पहला है चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स। सबसे पहला तो ये है कि वर्कर्स की जो मेंटल जो एटीट्यूड है वो मैनेजमेंट के प्रति चेंज कर दें। दूसरा है कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अभी हमने बताया कि वर्कर और मैनेजमेंट के अपनी कोऑपरेशन की भावना उत्पन्न हो जाए। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एंड अडेप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग। दोनों के बीच में जो एक भावना बनी होती है, संदेह वाली भावना जो बनी रहती है, वो दूर हो जाए और जो वर्कर है वो सिस्टमेटिक तरीके से सोच सके और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बेहतर से बेहतर आउटपुट दे सके। नेक्स्ट है फैटिग स्टडी। इसके तहत में बताया गया है कि हमें जो है वर्कर को काम करते करते बीच में रेस्ट देने की भी सुविधा रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी वर्कर से लगातार हम काम कराएंगे तो वो मेंटली टायर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी आउटपुट कैपेसिटी कम हो जाएगी और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज जो है वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें बताया गया है कि हमें कितने बार रेस्ट देना चाहिए, कितनी देर का रेस्ट देना चाहिए और कितना रेस्ट होना चाहिए, ये सारी बातें इसके तहत में अध्ययन की गई है। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। इसके तहत में बताया गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू बी मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय यूजिंग द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म ए जॉब। मेथड स्टडी शुड बी डन राइट एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ द जॉब। यानी कि जब हम जॉब यानी वर्क करने के जो हम प्लानिंग करते हैं उसी समय हमें एक ऐसे मेथड का हमें शुरुआत में ही सोच लेना चाहिए जिससे कि हमें कम से कम लॉस हो यानी वेस्टेज हो और अधिक से अधिक हमारा प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। इसके तहत में बताया गया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, पहले समझ लेते हैं टाइम स्टडी के तहत क्या बताया। टाइम स्टडी मेजर्स द स्टैंडर्ड टाइम टेकन for a qualified worker to perform a well-defined job. To purpose is to decide how much time is normally required to perform a certain job. इसका तो बताया गया है कि एक वर्कर जो है एक वर्क को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लेता है, इस बात को तय किया जाए ताकि हम उस स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड टाइम में ही हम किसी वर्क को कंप्लीट कर लें। इसका ऑब्जेक्टिव है पहला द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब। कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए भाई उस काम को करने के लिए, ये तय किया जाए। दूसरा है सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ द वर्कर्स। हमें उस स्टैंडर्ड टाइम के लिए कितने वर्कर्स चाहिए, इस बात को तय कर लिया जाए। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब। उस वर्क को करने के लिए कितने वर्कर चाहिए, इस बात को तय किया जाए। कैटेगरीज द वर्कर्स इनटू इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट वर्कर्स, इनइफिशिएंट एम्प्लॉयज़। यानी कि हमें उस काम के लिए एफिशिएंट और इनएफिशिएंट की कैटेगरी भी डिसाइड कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के तहत में बताया गया है कि जो वर्कर है किसी भी काम को करने के लिए कई बार जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ मूवमेंट जो होता है जो हर बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं होता है। जितनी ज़्यादा बार वो वर्कर मूव करेगा इसका मतलब है वो उतना ज़्यादा ही वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा है। तो इसका मोशन स्टडी के तहत हम इसी बात का अध्ययन करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे परफॉर्म द जॉब। इस बात में तय होता है कि उस काम को करते समय कितनी बार वो मूव करते हैं। द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, मतलब ये भी तय करना होता है कि उस मूवमेंट में मेरे लिए कितना प्रोडक्टिव है और कितना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, इस बात को भी तय किया जाता है। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, उसके बाद जो हमारे लिए सही है उसको ठीक है, लेकिन जो नहीं सही है उसे हटाया जाए। चौथा है टू डिज़ाइन सुटेबल टूल्स एंड इक्विपमेंट टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटाने के लिए हम बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट या टूल का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके तहत में बताया गया है दिस टेक्निक एम्फेसिस ऑन पेइंग द डिफरेंट रेट ऑफ वेज
फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ टू मोटिव द एम्प्लॉयज़ टू वर्क एफिशिएंटली। साफ साफ बताया गया है कि इसके तहत में हम अलग अलग वर्कर के लिए यानी एफिशिएंट के लिए अलग और इनएफिशिएंट के लिए अलग वेज सिस्टम रखें, जिससे ये होगा कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ही ज़्यादा वेज मिलेंगे और जितना कम काम करेगा वो उसको उतना कम मिलेगा। इसके तहत ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि जो वर्कर्स है जो अधिक एफिशिएंट है उसको रिवार्ड दिया जाए और जो कम एफिशिएंट है उसको मोटिवेट किया जाए ताकि वो और बेहतर काम कर सके। अब हमारे पास में है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या एडवांटेज हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। जैसा हमने चर्चा करा बच्चों कि इस सिंप्लीफिकेशन और स्पेशलाइजेशन के तहत में हम बिजनेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मिनिमम वेस्टेज हायर प्रोडक्शन। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज़ एनेबल टू कैप्चर ए बिगर शेयर इन द मार्केट। अगर हम वस्तुओं की कॉस्ट कम रखेंगे तो इससे होगा ये कि हम बाज़ार में हमारी पकड़ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग्स वर्कर एंड मैनेजमेंट क्लोजर। अगर हमें मैनेजमेंट और वर्कर के में अच्छे संबंध होंगे तो इससे दोनों बहुत क्लोज आएंगे और दोनों मिलकर के काम करेंगे, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए बेहतर रहेगा। मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्किल ऑफ वर्कर्स। मान ली कोई ऐसा वर्कर है जो कि इनएफिशिएंट है तो उसको हम ट्रेनिंग दे करके और उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है एनेबल द वर्कर्स टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यानी कि जो पीस वेज सिस्टम है इसके तहत में हम हमारे पास में जो इफिशिएंट जो है इनएफिशिएंट जो वर्कर्स है उसको हम क्या कर सकते हैं मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा वेज मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसको कम वेज मिलेंगे। इसके तहत में उसको काम करने के लिए अलग होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। लास्ट में है हेनरी फ्योल और एवरेलो टेलर के जो प्रिंसिपल है उनके बीच में अंतर क्या है जी, हमने यहाँ पे रखा है, देखते हैं। पहला है हेनरी फ्योल के तहत में कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट, जबकि जो टेलर्स हैं उन्होंने लोअर लेवल को फोकस किया है। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है जबकि ये स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल है। फ्यूल के द्वारा जो दिया गया है वो डेवलप थ्रू द पर्सनल एक्सपीरियंस है, जबकि यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पे तय हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड ऑन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के आधार पे है, जबकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड ऑन फंक्शनल फॉर्मैनशिप के आधार पे है। फोकस ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जबकि यहाँ पे फोकस किया गया है डेवलपमेंट टेक्निक्स फॉर द इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी पे किया गया है। तो बच्चों ये था BST का चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक जो आज मैंने कवर किया है। आशा करता हूँ ये टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि चैप्टर 3 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका शरीफ सर। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे।